हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना सोशल साइंस मॉडल पेपर सेट 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है आपका कि ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस और जर्मनी। ठीक है, रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि हुआ था। आपको कमेंट करके बताना है कि ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि कब हुई थी। अगला प्रश्न है 2 मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच किस नाम से होने वाला जो समझौता था उसको किस नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बारदोली किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने सरदार की उपाधि से नवाजा था। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1881 ईस्वी। अगला प्रश्न है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि पूंजीपति के द्वारा मतलब कि ना श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग, सभी वर्गों का शोषण किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है। ठीक है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति को औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। अगला आपका ऑप्शन है कुरान, गीता, हदीस, बाइबिल। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जिस पुस्तक की छपाई की थी उसका नाम क्या था, बाइबिल। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। विश्व में मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। ठीक है, और आपसे पूछेगा कि पहली बार कागज की भी शुरुआत कहाँ हुई थी, तो चाइना से ही हुआ था। ठीक है, अगला ये भूगोल का सवाल है। ठीक है, कहता है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन सा है। ठीक है, मेढक के प्रजनन को बाधित करने वाला या नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा एंड्रीन। एंड्रीन से मेढक के प्रजनन का नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगला है बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का सांकेद्रण बढ़ा है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक। ठीक है, अगला प्रश्न है संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा, ठीक है, यहाँ पे सवाल में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। ठीक है, संविधान की धारा 21 का संबंध क्या चीज़ों से है। ठीक है, ऑप्शन है आपका वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, संविधान की जो धारा 21 है उसका संबंध क्या चीज़ है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है, संविधान की धारा 21 जुड़ा हुआ है। अगला है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। इसका सही जवाब हो जाएगा 7%। ठीक है, बिहार में 7% क्षेत्र में ही मात्र क्या है, वनों का विस्तार है। अगला है एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने में जिस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, उसको कहते हैं बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट से मतलब कि ना एल्युमिनियम के अयस्क प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की असीम संभावनाएं हैं। आगे निम्नलिखित में से मतलब कि कौन से छोटे पैमाने का उद्योग है। ठीक है, छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा है। ठीक है, चीनी उद्योग। ठीक है, आपका ऑप्शन है चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग और विद्युत उपकरण उद्योग। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका खिलौना उद्योग। ठीक है, खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। इसको हम अपने घर में बना सकते हैं, 5, 10, 15, 20 आदमी ऐसे मिल करके भी क्या कर सकते हैं, इस उद्योग को चला सकते हैं। अगला है
देश में कितने आर्थिक विशेष क्षेत्र विकसित, ठीक है, विकामीन है, ठीक है, या विकसित है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा 5, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा 6283 किलोमीटर। अगला है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को किस नाम से जानते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई के नाम से जानते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर, ठीक है, ये राजनीतिक शास्त्र का प्रश्न है, ठीक है। ये मतलब कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, ठीक है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या चीज़ों से होता है? ठीक है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या चीज़ से होता है? पहला आपका ऑप्शन है क्या, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, जो बायोलॉजिकल डिफरेंट होता है उसके बारे में बता रहा है। ऑप्शन दूसरा बता रहा है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ठीक है। और ऑप्शन सी है बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात नहीं, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान अधिकार न मिलना, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम मतलब कि क्या कहते हैं ना, लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि समाज द्वारा जो स्त्री और पुरुषों के बीच जो असमान भूमिकाएं दी गई है, ठीक है, कि महिलाएं हैं ये काम नहीं करेगी, महिलाएं ये नहीं कर सकती, महिलाएं ये नहीं कर सकती, इसी को कहते हैं कि क्या कहते हैं, लैंगिक विभाजन, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, समाज द्वारा दी गई स्त्री और पुरुषों की असमान भूमिकाएं, ठीक है। आगे का प्रश्न है, ठीक है, कि जब भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, आपका ऑप्शन कहता है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। दूसरा ऑप्शन, यह धर्म को एक राजकीय धर्म मानता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर अगला कहता है कि क्या लोगों के कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं देता, ये भी गलत है, हमारे संविधान में ऐसा नहीं है कि आप मतलब किसी भी धर्म को नहीं मान सकते, ठीक है। फिर कहता है महिलाओं को मतदान का अधिकार का अभाव है, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक है। अगला है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, ठीक है, सत्ता में साझेदारी है सही है क्योंकि यह क्या करती है, यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है, और डी ऑप्शन है आपका, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये इसका डी हो जाएगा, ये विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। जब भी सत्ता में साझेदारी सभी वर्गों की होगी, ठीक है, तो जो सभी समुदायों के लोगों को सत्ता में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, समुदायों के बीच टकराव कम होगा, सबको मतलब अपने अपने समुदाय की आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, वर्ष 1975 में, ठीक है, भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, ठीक है, नहीं, ठीक है। इसका अगला है, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है, देश में आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, क्या हुआ था 1975 में? तो 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है। आपको बता दें देश में 3 बार आपातकाल लागू हुआ है, ठीक है। 1962 में, उस समय भारत और चाइना के बीच युद्ध को लेकर के देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू किया गया था। फिर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को लेकर के, ठीक है। और तीसरी बार जब मतलब आपातकाल लागू हुआ उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है। उस समय देश में आंतरिक अशांति के कारण लेकर के देश में आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इनके बारे में जान लो, ठीक है। छात्र आंदोलन के नेता किसको कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। लोक नायक की उपाधि किसको मिला हुआ है? जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व का किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न, नर्मदा घाटी किन राज्यों से संबंधित है? ठीक है, नर्मदा घाटी, ठीक है, ये नर्मदा घाटी परियोजना, ठीक है, जो नर्मदा नदी पे बना हुआ है, ठीक है, इस परियोजना के द्वारा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश लाभान्वित होते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसको कहते हैं? राजनीतिक दल को, ठीक है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ठीक है, दल बदल कानून, ठीक है, इसको भारतीय संविधान की अनुसूची 10 में, ठीक है, दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये किस पे लागू होता है? ये सांसदों और विधायकों पर लागू किया जाता है दल बदल कानून, ठीक है। अगला प्रश्न है,
जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया? जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, JDU, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1999 में, ठीक है। आपको जनता दल यूनाइटेड पार्टी का चुनाव चिन्ह कमेंट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, ठीक है। आप लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़े थे तो उसमें बताए थे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और प्रकार के बारे में। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। और जब इसका क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र होता है प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा सवाल क्या है? सवाल है कि मतलब कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र जिसे जाना जाता है? तो कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और बात करें सेवा क्षेत्र, ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र, ठीक है। और औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाएगा? जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा वह देश कहलाएगा विकसित, ठीक है, जैसे अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब विकसित देशों की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ठीक है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा पटना, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक, ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, RBI, ठीक है, RBI को क्या कहते हैं? भारत का केंद्रीय बैंक, ठीक है। बैंकों का बैंक किसको कहते हैं? रिजर्व बैंक को, ठीक है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और आपसे एक और प्रश्न पूछा जाएगा कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ठीक है, तो 1949 को, ठीक है, 1949 ईस्वी में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, व्यावसायिक बैंक उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में। लेकिन आपसे पूछ दे कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 में, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए दिया गया कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ठीक है, ये सभी के द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इनमें से सभी, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं? वैसा कंपनी जिसका मतलब क्या कहते हैं ना, सामान, ठीक है, या फिर जिसका मार्केटिंग दुनिया के अलग अलग देशों में, बहुत सारे देशों में होता है, ठीक है, जिसका व्यापार बहुत सारे देशों में होता है, ठीक है, उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी का दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन दिया गया फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी, ठीक है, ये सभी के सभी, ठीक है, आपका ABCD, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है? विदेश बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब इसका जो मतलब कि ना सामान जो बिकता है ना बहुत सारे देशों में बिकता है, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है। अगला प्रश्न, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 15 मार्च, ठीक है। दिवस से भी कुछ प्रश्न आते हैं, ठीक है, जैसे कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। और आपसे पूछ जाएगा क्या कहते हैं मजदूर दिवस, ठीक है, तो विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, ठीक है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, ठीक है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा क्या कहते हैं ना, अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? कहता है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य, ठीक है, 20 लाख से अधिक है और क्या कहते हैं 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ पे शिकायत कर सकता है? अगर उसमें कुछ त्रुटियां पाई जाती है, कुछ कमियां पाई जाते हैं तो हम मतलब कहाँ पे शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, राज्य आयोग में, ठीक है, राज्य आयोग, ठीक है, राज्य आयोग में उपभोक्ता शिकायत कर सकता है यदि किसी वस्तु का मूल्य कितना है? 20 लाख रुपया से अधिक है और क्या कहते हैं ना 1 करोड़ से कम है, और 1 करोड़ से अधिक होगा तो क्या होगा? राष्ट्रीय आयोग में, ठीक है, और 20 लाख से कम, ठीक है, 20 लाख से कम किसी वस्तु का मूल्य है, ठीक है, वस्तु और सेवाओं का मूल्य है तो उसको जिला फोरम में वो शिकायत कर सकता है। अगला प्रश्न है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, समुद्र में भूकंप का आना, ठीक है, समुद्र में जो भूकंप आता है उसको क्या कहते हैं? सुनामी, ठीक है, सुनामी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकेंद्र, अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ठीक है, मयूर यानी कि मोर, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी होने का इसको दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न,
किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वनों का विस्तार है? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में वनों का सर्वाधिक विस्तार है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ठीक है, कौन ऐसा जीव है जो केवल और केवल भारत में ही पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा घड़ियाल। ठीक है, अगला प्रश्न, टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग होता है। ठीक है, कैंसर, ठीक है, कैंसर के उपचार करने के लिए क्या कहते हैं? टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चरक का संबंध किस देश से था? ठीक है, चरक का संबंध किस देश से था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत से। ठीक है, ये भारतीय थे। ठीक है, समझ गए, महर्षि चरक क्या थे? इनका जन्म भारत में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, पुस्तक का नाम क्या है? चरक संहिता। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो महर्षि चरक ने। ठीक है, इनका संबंध भारत से है। ठीक है, अगला प्रश्न, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टिकोण से वनों को वर्गीकृत किया गया, 3 वर्गों में वनों को बांटा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7%। ठीक है, बिहार के 7% भूभाग में वनों का विस्तार है। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। इसका सही जवाब हो जाएगा 20.55%। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है। ठीक है, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गलत लिखा गया है। ठीक है, इसको समझ लेना। ठीक है, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से क्या है? संविधान की धारा 21 का संबंध है। ठीक है, संविधान की धारा 21 का संबंध क्या चीज है? वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण 1968 में, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ठीक है, तो 1968 में जो प्राकृतिक संसाधनों के लिए जो कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो उसको कहते हैं अफ्रीकी कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्या कहते हैं ना, मैग्रोव का सर्वाधिक विस्तार, ठीक है, मैग्रोव का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे होता है? ठीक है, तो सुंदरबन में। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सुंदरबन। अगला प्रश्न है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? भारत में वर्ष 2001 में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वनों का विस्तार था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20.60%। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों में मतलब कि ना वनों का पूरे देश के 188 आदिवासी जिलों में देश का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है? इसका सही जवाब हो जाएगा 60.11। ठीक है, अगला है क्या कहते हैं ना, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35,500। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक एनजीओ, ठीक है, एनजीओ का मतलब क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1968 में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? ठीक है, कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? क्या 1948 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्राकृतिक भूभाग पर वन का आवश्यक है? ठीक है, पर्यावरण को संतुलित, ठीक है, यानी कि एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना आवश्यक है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33%। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुनैन किस रोग की दवा है? ठीक है, कुनैन किस रोग की दवा है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या कहते हैं ना, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया कुनैन की दवा है। ठीक है, अगला प्रश्न, कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाए सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? बाघ परियोजना का, टाइगर रिजर्व परियोजना, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुआ था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1973 में बाघ परियोजना का शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ठीक है, कौन सा मतलब जानवर को भारत का राष्ट्रीय पशु, कौन से पशु को भारत का राष्ट्रीय पशु होने का गौरव प्राप्त है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाघ। ठीक है, बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु किसको कहते हैं? भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसको कहते हैं? ठीक है, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा
मुरैना, ठीक है, मुरैना में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं, ठीक है। अगला है भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नंदनकानन उड़ीसा, ठीक है, नंदनकानन उड़ीसा में। अगला है संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है। संकटग्रस्त जो पादप प्रजाति होते हैं उसको मतलब कि जो किताब में उसको जो सूची में तैयार किया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको रेड डाटा कहते हैं। जो भी मतलब कि ना पौधे, ठीक है, जो विलुप्त होने की स्थिति पे, ठीक है, तो उसको रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है साल किस वन का वृक्ष है, ठीक है, जो साल है वो किस वन का वृक्ष होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पतझड़ वन, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था, ठीक है, हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्मेंस मेयर्स ने। अगला प्रश्न है भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया, ठीक है। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ पे विकसित किया गया था, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी, ठीक है। अगला है वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 1952 ईस्वी में वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किया गया था 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था, ठीक है, प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी में, ठीक है। अगला प्रश्न है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1980, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक हो गया, ठीक है, 1980, ठीक है। वन संरक्षण पर मतलब कि ना ये कब लागू हुआ था? 1980 में, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1980, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है सुंदरवन है, ठीक है, सुंदरवन है, ठीक है, ये सुंदरवन किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सुंदरवन है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन है, ठीक है। अगला प्रश्न है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोहा, ठीक है, लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, ठीक है, मतलब सीमेंट उद्योग को बनाने के लिए हमें क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चूना पत्थर, ठीक है। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? इसका सही जवाब हो जाएगा बॉक्साइट, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आधात्मिक, ठीक है, आधात्मिक खनिज का उदाहरण, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा अभ्रक, ठीक है। अगला प्रश्न है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ठीक है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, लौह युक्त खनिज किसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज को कहा जाता है लौह युक्त खनिज है, ठीक है। अगला प्रश्न है एक टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, एक टन इस्पात बनाना है तो उसमें 10 किलोग्राम मैगजीन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, ठीक है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार, ठीक है, लिग्नाइट, ठीक है, लिग्नाइट ये आपका क्या है लिग्नाइट बिटुमिनस, ठीक है, ये क्या है आपका, ठीक है, कोयला का प्रकार है, ठीक है, कोयला के प्रकार होता है, कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा हेमाटाइट, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो भारत में 100 से भी अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए।